नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए बिहार बीएड जीके जीएस तहलका सीरीज का आज 11वां सेट लेकर आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग रेगुलर मेहनत कीजिए। आप मॉर्निंग में उठिए और एक अपना टाइम फिक्स कीजिए कि आज हमें 2 घंटा 3 घंटा इतना मतलब पढ़ना है। बस उतना ही रोज़ आप दीजिए ना। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना करते हैं, आपका एग्ज़ाम निकलेगा, आपका रिजल्ट होगा। अब देखिए, जो बच्चा रेगुलर रहता है उसका देखिए हर एग्ज़ाम निकलता है। आज आप 5 दिन पढ़े फिर छोड़ दिए, ये बिहार बीएड एंट्रेंस तो छोटा मोटा एग्जाम है। कल सीटेट क्वालिफाई करना है, फिर स्टेट क्वालिफाई करना है। आप लोग को मान लीजिए बिहार दरोगा बीपीएससी एक्स्ट्रा फिर उधर तैयारी करते होंगे तो वो भी एग्जाम है। तो इसीलिए देखिए, ये जीके जीएस सिर्फ बिहार बीएड तक ही सीमित नहीं है, आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है। और आगे भी हम बहुत एग्जाम के जो है तैयारी हम कराने वाले हैं। इसीलिए आप लोग रेगुलर बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और एक खुशी की बात कि आज जो है हम 1 लाइनर की सीरीज लाने वाले हैं और आपको पूरा हम 40 में 40 मरवाएंगे एग्जाम में, और पूरा एक्यूरेसी के साथ। इसीलिए जितना हम तैयारी कराते हैं आप लोग उस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और नोट भी करते जाइए, ठीक है। बस आप मान लीजिए आज लगभग 13-14 दिन बचा है, पूरा तैयारी कीजिए। आज देखिए हिंदी का भी लगभग हम आज देंगे, ठीक है। लगभग 9 बजे रात तक हम जरूर हिंदी का भी समास आज देंगे। और जो है टीचिंग और लर्निंग का भी हम दे दिए आज टाइपिंग में, तो उसे भी हम जरूर कल से लगता है वो भी आ जाएगा, उसे भी देंगे। इसीलिए आप लोग प्लीज़ रेगुलर बने रहिए। और हमारे चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनके दिल को मेरा वीडियो छूता है, और देखिए मेरा शुरुआती दौर है, इसीलिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और आप लोग का ये एहसान हम पूरा सदैव हमारे साथ रहेगा, ठीक है। जो शुरुआती हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं हम उनको भूलने नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए और हमें कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि नागानंद का रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन में है बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति, भास। तो आपको बता दें कि नागानंद के रचनाकार जो है हर्षवर्धन है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट में है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन तीनों के जो है हर्षवर्धन रचनाकार हैं। अब देखिए हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट है, ठीक है। अब देखिए बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन में है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर और पीएच मीटर, ठीक है। तो आपको बता दें कि वर्षा की जो अम्लता जो है पीएच मीटर से मापा जाता है। आपको बता ही दिए हैं कि पीएच स्केल जो होता है अम्लीय, 7 पे उदासीन, और इधर अम्लीय 7 के मतलब 7 से इधर आइए तो अम्लीय, और 7 से 14 तक जाइए तो क्षारीय होता है। तो पीएच मीटर से अम्लीयता मापा जाता है। अब देखिए हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापते हैं। सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और मोनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। और अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। तो ऑप्शन में है 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो आपको बता दें कि ध्रुव पर जो है 6 माह की अवधि होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि ध्रुव पर जो है जी का मान अधिकतम होता है, और जहाँ जी का मान अधिकतम होगा वहाँ भार भी अधिकतम होगा, इसीलिए ध्रुव पर भार अधिकतम होता है। और केंद्र पर जो है जी का मान न्यूनतम होता है, इसीलिए यहाँ भार सबसे कम होता है। हम भार बोले हैं, द्रव्यमान नहीं। देखिए द्रव्यमान कभी कम नहीं होता है, ठीक है, भार हमेशा कम होता है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में और है कि दक्षिणी ध्रुव पर देखिए सबसे पहले अमर्त्य सेन ने गया था, और उत्तरी ध्रुव पर जो है रॉबर्ट पीरी गया था, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पेसमेकर का कार्य है। ऑप्शन में है मूत्र बनाने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वसन क्रिया प्रारंभ करना। तो आपको बता दें कि पेसमेकर का कार्य जो है दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। अब देखिए पेसमेकर को हिंदी में गति प्रेरक कहा जाता है, जो कि हृदय से संबंधित है। अब देखिए धमनी में जो है रक्त द्वारा डाले गए दबाव से रक्त दाब बढ़ता है। अब ब्लड प्रेशर जो हमारे शरीर में आता है कैसे होता है कि धमनी और शिरा दो जो ब्लड का जो शिरा होती है, तो धमनी में देखिए रक्त से जो दाब पड़ता है उसी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब देखिए शुद्ध रक्त कहाँ बहता है, धमनी में बहता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। शुद्ध रक्त जो है धमनी में और अशुद्ध रक्त शिरा में। और देखिए स्तनधारी का हृदय 4 वैश्मीय होता है। जैसे हम मानव जो है स्तनधारी है, इसलिए इनका हृदय 4 वैश्मीय होता है। और ये देख लीजिए कौन, चिंपैंजी, उनका भी जो है वो भी स्तनधारी है, वो भी दूध पिलाता है अपने बच्चे को। और पक्षी में देख लीजिए अभी कौन है, और चमगादड़, वो भी जो है बच्चा को दूध पिलाता है, इसीलिए वो भी स्तनधारी है। और उनका भी हृदय 4 वैश्मीय होता है। जो भी स्तनधारी है जीव, उनका हृदय 4 वैश्मीय होता है। अब देखिए मानव ने चंद्रमा पर कदम रखा था कब। ऑप्शन में 1942, 1960, 1969, 1970। तो आपको बता दिए कि मानव ने चंद्रमा पर 1969 में पहला कदम रखा था।
और देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और सी ऑफ ट्रंक्विलिटी यानी शांति का सागर चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा पर निर्वात होता है, ठीक है, इसलिए कोई आवाज़ वहाँ सुनाई नहीं देता है। वहाँ बम फोड़िएगा या कुछ बोलिएगा आपस में आप सुन नहीं पाइएगा, वहाँ जो है मशीन के द्वारा ही सुना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी में एक्स्ट्रा फैक्ट, जब वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो भार घटता है। आपको बोले ना कि ग्रेविटेशन कम होने पर भार घटता है और ग्रेविटेशन ज़्यादा होने पर भार बढ़ता है, इसीलिए चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 जो है कि क्या कहते हैं ग्रेविटेशन हो जाता है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, इसीलिए भार 1/6 से कम जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ऑप्शन में री डी जेनेरियो, जिनेवा, नागपुर, अमेरिका। तो आपको बता दिए कि पृथ्वी सम्मेलन जो है री डी जेनेरियो में हुआ था, जो ब्राज़ील में है। अब देखिए पर्यावरण से जो है और 1-2 प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय जिनेवा में है और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान का मुख्यालय नागपुर में है। और पहली बार जो है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी झील है। ऑप्शन में लेक सुपीरियर, बैकाल झील, सुपीरियर झील, टांगानिका झील। तो आपको बता दें कि विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए कि विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। झीलों की वाटिका कहते हैं फिनलैंड को, ये देश है, और 1000 झीलों का देश भी फिनलैंड को ही कहा जाता है। यहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा रहता है। आप लोग बहुत पैसा वाला बनिए, बहुत पैसा वाला, तभी आप जा पाइएगा, ठीक है, क्योंकि विदेश जाने के लिए कम से कम आपको 10 लाख रुपया लेके जाना पड़ेगा, तभी आप टूर करके आइएगा। अब ये नहीं कि आप नेपाल, पाकिस्तान, ये पड़ोसी देश चले जाइए, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। तो ऑप्शन में 1939, 1942, 1938, 1900 फिर 42 है, ठीक है। ये ऑप्शन अथी है मिस्टेक टाइपिंग, ठीक है। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। ये चालू कब हुआ, देखिए आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कटक उड़ीसा में हुआ था और 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1939 में भी त्रिपुरी में बने थे, मगर गांधी जी के विरोध के कारण ये त्याग पत्र दे दिए। उस समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर उन कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और 1939 में ही इन्होंने इसके बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक अपना एक संस्था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, ठीक है। और इनका नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस का ही नारा है। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास थे, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट और है, देखिए इसे देश नायक भी कहा, इसे देश नायक किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो है सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है। तो ऑप्शन में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो आपको बता दें कि फांसी की सज़ा को कम करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। अब देखिए राष्ट्रपति को जो है ये क्षमा की शक्ति जो है न्यायिक शक्ति है, संविधान में है और ये अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा करता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए कि देखिए राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। और पहली महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अब अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है। वर्षा की बूंद जो गोलाकार होता है उसकी आकृति मतलब क्या कारण है। तो ऑप्शन में पृष्ठ तनाव, घर्षण, अपकेंद्रीय बल, केशिकत। तो आपको बता दें कि वर्षा की बूंद जो गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अब देखिए पृष्ठ तनाव जिनका कम होगा वो, अगर आप किसी वस्तु को मिलाइए, जिनका पृष्ठ तनाव कम होगा वो ऊपर रहेगा और जिनका पृष्ठ तनाव ज़्यादा रहेगा वो नीचे डूबा रहेगा। तो वैसे ही तेल जो है पानी में इसलिए तैरता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव यानी घनत्व बहुत कम होता है, ठीक है, पानी से कम होता है। और देखिए घर्षण ज़्यादा रहने पर फिसलन नहीं होता। आप जैसे ही बर्फ़ पे चलिएगा तो बर्फ़ पे घर्षण जो है कम हो जाता है, इसलिए वहाँ फिसलन ज़्यादा होता है। तो देखिए घर्षण कम रहने पर फिसलन ज़्यादा होता है। और लोहे की सुई जो है पानी पर तैरती है, क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। आप अगर मान लीजिए पृष्ठ तनाव नहीं रहा तो ये ऑप्शन में ये भी रहेगा कि सुई का जो है घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम है, इसीलिए ये तैर रहा है, ये भी रहेगा तो आप उसे भी मार सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन में जकार्ता, मनीला, जिनेवा, काठमांडू। तो देखिए सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है, जो काठमांडू कहाँ है, नेपाल में है। और भी देख लीजिए मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब अगला प्रश्न है कि टमाटर में लाल रंग का कारण है। तो ऑप्शन में एंथोसाइनिन, लाइकोपिन,
केरिका जेंथिम कोई नहीं। तो आपको बता दें टमाटर में जो है लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। और भी देख लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, पपीता में पीला रंग केरिका जेंथिम के कारण होता है, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, और हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है, और गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। देखिए टमाटर का लाल रंग अलग होता है लाइकोपिन के कारण, मगर गाजर का भी लाल होता है, मगर यह जो है एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। देखिए और भी आगे आप बिहार दरोगा का एग्जाम दीजिए ना, जो लोग भरे हैं, आप लोग क्योंकि ग्रेजुएशन कर ही लिए होंगे तो दरोगा का जरूर भरे होंगे, उसके बाद तभी तो बीएड कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम में ये काम देने वाला है। और मिर्च का लाल रंग जो है कैप्सेंथिन के कारण ये लाल होता है। ठीक है, अब देखिए वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है, ऑप्शन में है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट कोई नहीं। तो देखिए वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में खाने का सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं रासायनिक नाम इनका है। और बेकिंग सोडा जो है, इस बेकिंग सोडा देखिए इससे भी खाने का सोडा ही कहा जाता है। ठीक है, और इनका रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3, और वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि कितने डेसिबल से ज़्यादा व्यक्ति ध्वनि नहीं सुन सकता है। तो ऑप्शन में 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, 85 डेसिबल, 95 डेसिबल। तो आपको बता दें कि 95 डेसिबल से ज़्यादा व्यक्ति सुन नहीं सकता है। देखिए अब डेसिबल के बारे में और जान लेते हैं। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो 30 डेसिबल वहाँ ध्वनि होता है, और किसी नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि 45 डेसिबल ही होना चाहिए, यानी लोग मतलब स्वस्थ वहाँ रहेगा। और 45 डेसिबल से ज़्यादा अगर ध्वनि रहता है, देखिए आप शहर में जाइए ज़्यादा चैं भूं होता है तो वहाँ देखिएगा आपका चिड़चिड़ापन मतलब ज़्यादा रहता है शरीर में। ठीक है, तो 45 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि नहीं रहना चाहिए शहर में भी। अब देखिए मनुष्य के लिए मानक ध्वनि 60 डेसिबल है। ठीक है, अब अगला है मनुष्य के शोर की ध्वनि, जब हम लोग हल्ला शोरगुल करते हैं डांस फ्लोर पे, तब वहाँ ध्वनि कितना होता है 85 डेसिबल। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रोलेक्ट एक्ट कब आया। इसे काला कानून भी कहा गया है रोलेक्ट एक्ट को। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 1920, 1919, 1923, 1929। ये क्वेश्चन हम कितना बार सेट में दे दिए। ठीक है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, उसे बता देते हैं कि रोलेक्ट एक्ट जो है 1919 में आया था। ठीक है, अब देखिए रोलेक्ट एक्ट लाने का प्रयोजन था कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधि को रोक लगाना, और यह जो है बिना मुकदमा चलाए इनमें बंदी बनाने का कानून था। और रोलेक्ट एक्ट जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में भारत में आया था, जब जो 1919 में आया था। अब देखिए हम कहते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं जो पूरा संभावित रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, तो उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर करिए। और हम जो छोड़ेंगे कल देखिए मात्र शिवानी जो है हमें 1960 भेजा था, बहुत खुशी की बात है। उनका ये आंसर ठीक था, मगर बहुत सारे बच्चे नहीं भेजे, पर हमको बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। देखिए आप लोग को इतना समय काम दिए, आप लोग हमें नहीं भेजे, हमें बहुत दुख हुआ। इसीलिए प्लीज़ अगर हम आप लोग के लिए क्वेश्चन कोई छोड़ते हैं तो हमें कमेंट करके आंसर बताइए कि हाँ ये आंसर हुआ, गलत सही कुछ भी तो बताइए। ठीक है, बस एक ही बच्चा देखिए वो शिवानी बहुत एक्टिव है, हम उनसे बहुत खुश हैं। शिवानी थैंक यू, आप इसी तरह रेगुलर रहिए। जो देखिए रेगुलर रहता है वो बहुत आगे जाता है, इसीलिए आपसे हम बहुत खुश हुए। ठीक है, आप अच्छा है, अच्छा किए कल। अब देखिए अगला प्रश्न है कि सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ऑप्शन में है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा। तो सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ओडिशा में है। और देखिए सरिस्का और रणथंभौर जो है राजस्थान में है, सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में है, और मानस, नमेरी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, और पेरियार जो है केरल में राष्ट्रीय उद्यान है, और बांदीपुर जो है कर्नाटक में है। अब चलिए जिम कॉर्बेट देख लीजिए, यह जो है उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया। तो ऑप्शन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आपको बता दें कि प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था ज़्यादा। और देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि सामुदायिक विकास पर बल दिया गया, और द्वितीय में देखिए तीव्र औद्योगिकरण, और सातवीं में देखिए सामाजिक न्याय एवं समानता। 2-3 से ही बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप ये 2-3 जरूर नोट कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य। ऑप्शन में असम, झारखंड, कर्नाटक, बिहार। तो आपको बता दें कि कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन करता है। अब देखिए रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना होता है, यह जो है शरीर में प्रोटीन होता है, क्योंकि यह
जीव से बनता है, यह कीड़ा से बनता है जो अपनी प्यूपा अवस्था में ये रेशम देता है, इसीलिए यह प्रोटीन का बना होता है। अब रेशम की कीड़े की जीवन काल देखिए 50 दिन होता है और यह प्यूपा चरण में अपना रेशम देता है। और रेशम के जितने भी 5 किस्म है सभी का जो है भारत एकमात्र उत्पादन करता है, ठीक है। मतलब और देश में होता है मगर जितना भी 5 किस्म है, भारत ऐसा देश है जहाँ 5 किस्म का उत्पादन होता है, ठीक है। अब चलिए कौन कौन किस्म है वो हम अगला सेट में उसको भी हम करवा देंगे, इसीलिए आप लोग धैर्य बना कर रखेंगे और रेगुलर तैयारी में बने रहेंगे। अगला प्रश्न है कि फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल है? तो ऑप्शन में बोध गया, राजगीर, वैशाली, पावापुरी। देखिए ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं, मगर आप लोग को बता दें कि देखिए फल्गु नदी के किनारे पूर्णिमा की रात को, इसे निरंजना नदी भी कहते हैं, जो भगवान बुद्ध को जो है पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आप लोग हमें बताइएगा कि फल्गु नदी कहाँ है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि कल एक बस शिवानी ही हमें कमेंट की, हम उनसे बहुत खुश हुए। और आप लोग क्या कहें, हम आप लोग से बहुत नाराज़ हैं। आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं मगर आप लोग एक प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हमें कमेंट करके। तो प्लीज़ आप लोग रेगुलर बने रहिए और इस क्वेश्चन का, क्योंकि हम इससे पहले बहुत बार करा दिए हैं सेट में, फल्गु नदी के बारे में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन कराए हैं, इसीलिए आप लोग से अपेक्षा करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर रेगुलर हैं प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट मेरे बता देते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन है? बूढ़ी गंडक है, ठीक है। यानी बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। और मुजफ्फरपुर देखिए हमारे बिहार का बूढ़ी गंडक के मतलब बूढ़ी गंडक के ही बगल में है। अब देखिए मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी कौन है? कोसी। और कोकोलर जलप्रपात जो है नवादा में है। इससे पहले भी हम बता दें यह ठंडे जल का जलप्रपात है। अब अगला प्रश्न है कि रूस की मुद्रा का क्या नाम है? तो ऑप्शन में रियाल, रूबल, येन, टाका। तो बता दें कि रूस की मुद्रा जो है रूबल है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए, रियाल जो है कतर की मुद्रा है, येन जो है जापान की मुद्रा है, टाका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। देखिए बांग्लादेश की मुद्रा आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की जो है मुद्रा टाका है और यहाँ का राजधानी जो है ढाका है, यानी ढाका और मुद्रा टाका। तो इसकी राजधानी ढाका और मुद्रा टाका, इसे आसानी से आप याद रख सकते हैं। युआन जो है चीन की है और डॉलर जो है अमेरिका की है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आप लोग रेगुलर बने रहिए और बस हम जो है 1 से 2 घंटा में आपको वन लाइनर की सीरीज देने वाले हैं। और हमें कमेंट करके बताइए कि वन लाइनर की सीरीज ये कैसा रहा है। और देखिए आप लोग को जितना पूछा जाएगा हम पूरा मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस का जितना भी क्वेश्चन है हम वन लाइनर करा देंगे। लगभग हम इस 10 दिन में आपको 1000 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। बस इंपॉर्टेंट उतना ही आप तैयारी कीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जब आप जिस दिन आपको एग्जाम हो जाएगा ना, उसके हम अगले दिन आप लोग को पूरा डिस्कशन कराएंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन की। देखिए इस सेट से ये क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा सेट जो है पीडीएफ हमारे पास है और हम आपको बताएंगे कि इस सेट से ये क्वेश्चन आया था। तो आप लोग को पता चलेगा कि सर हम लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे थे। बस आप लोग रेगुलर तो मेहनत कीजिए। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।